स्वागत है। ये आपके लिए एक स्पेशल संडे एडिशन है और जैसा कि आप जानते हैं अब से आप हफ्ते के 7 दिन अपने मनपसंद शो डी कोड को देख पाएंगे। अब से हम हर शनिवार और रविवार को भी डी कोड आपके सामने पेश करेंगे और इस वीकेंड एडिशन में यानी शनिवार को और रविवार को पूरे हफ्ते डी कोड में हमने जो बेहतरीन विश्लेषण पेश किए हैं आपके सामने वो आपको एक बार फिर से देखने को मिलेंगे। तो आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि दुनिया अमेरिका से ईरान पर हुए हमले के सबूत क्यों मांग रही है। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करके उसके परमाणु ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि ईरान ने अपना 408 किलोग्राम यूरेनियम भंडार कहीं पर छिपा दिया है जिससे 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। यह पूरा युद्ध ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए शुरू हुआ था और अगर अमेरिका ऐसा करने में नाकाम रहा है तो फिर इस युद्ध का फायदा क्या हुआ। इसके बाद आपको यह दिखाएंगे कि हाल ही में खत्म हुए युद्धों के बाद कैसे दुनिया भर में हथियारों की एक नई रेस शुरू हो गई है। नेटो में शामिल 32 देशों ने हथियार खरीदने के लिए अपना रक्षा बजट अब बढ़ाने का फैसला किया है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दुनिया भर के देशों ने अपनी सेनाओं और हथियारों पर 231 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। और आखिर में हम हर भारतीय के सपने को डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत के बड़े बड़े शहरों में अपना घर खरीदने के लिए आम लोगों को एक नहीं शायद 2 बार जन्म लेना होगा। नए आंकड़े बताते हैं कि अगर मुंबई जैसे शहर में किसी मिडिल क्लास परिवार को अपना घर खरीदना हो तो उसे 109 साल तक बचत करनी होगी। और यही कारण है कि देश भर में आज लाखों मकान बनकर तैयार खड़े हैं, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं, यानी आपकी जेब और आपके घर के बीच फासला बढ़ता जा रहा है। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर 125 एयरक्राफ्ट्स के जरिए हवाई हमला करने का दावा किया था, जिनमें 7 B-2 बॉम्बर विमानों से 14 बंकर बस्टर बॉम्ब्स को भी दागा गया था और ये बॉम्ब पहली बार किसी युद्ध में इस्तेमाल हुए थे। आमतौर पर अमेरिका ऐसे हमलों के बाद उनका वीडियो या तस्वीरें जरूर जारी करता है, लेकिन इस हमले का अब भी अमेरिका ने दुनिया को कोई सबूत नहीं दिया है, ना कोई वीडियो दिखाया है, ना कोई तस्वीर दिखाई है। और ईरान लगातार ये कह रहा है कि अमेरिका ने जो हमला किया उसका बहुत ही मामूली सा असर हुआ, उससे ईरान को कोई खास नुकसान हुआ ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय इस हमले को लेकर अब तक 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, लेकिन इनमें से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने इस हमले का असली वीडियो नहीं दिखाया। 26 जून को जब अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के चेयरमैन ने और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने इस हमले को लेकर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब भी इसमें हमले का असली वीडियो नहीं दिखाया गया। इसकी जगह अमेरिका ने एक डेमो वीडियो दिखाकर यह कहा कि ईरान पर जब उसके बंकर बस्टर बॉम्ब्स को दागा गया होगा तब वहां कुछ इस प्रकार का धमाका हुआ होगा जैसा कि इस डेमो वीडियो में दिख रहा है। तो एक डेमो वीडियो उन्होंने अपना खुद का बनाया है जो कि बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उन्होंने बनाया है, जिसमें यह बताया गया है कि ये बॉम्ब किस प्रकार से काम करते हैं और ये उन्होंने एक डेमो वीडियो दिखाया जो आज हम आपको भी दिखाना चाहते हैं। देखिए। Certain that the uranium was removed from the facility before the B-2 struck. I'm not aware of any intelligence that I've reviewed that says things were not where they were supposed to be. एक तरफ अमेरिका
ये डेमो वीडियो दिखाकर कहता है कि असली हमला भी ऐसे ही हुआ होगा, और दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों का ही मीडिया इस हमले को शक की नज़र से देख रहा है और इस पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के पास जो 408 किलोग्राम यूरेनियम का भंडार था वो अब अपनी जगह पर नहीं है, और ये एक रहस्य बन गया है कि ये यूरेनियम आखिर गया कहाँ। ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि ईरान के पास अब भी कम से कम 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की क्षमता हो सकती है, और अमेरिका ने ईरान के जिस यूरेनियम को नष्ट करने का दावा किया वो शायद अब भी किसी और जगह पर हो सकता है। रॉयटर्स ने भी दावा किया है कि अमेरिका के हवाई हमलों से पहले ही ईरान ने अपना सारा यूरेनियम किसी और स्थान पर भेज दिया था, और ये यूरेनियम न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। और अमेरिका के न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान के नतांज के पास एक सीक्रेट लोकेशन है जिसका नाम है पिक एक्स माउंटेन, और ऐसा शक है कि यहीं पर ईरान ने अपना यूरेनियम छिपा कर रखा है। और आपको याद होगा ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से कुछ घंटे पहले वहां सैटेलाइट तस्वीरों में 16 ट्रक दिखाई दे रहे थे, जिन्हें लेकर दावा किया गया कि इन्हीं ट्रकों में हमले से पहले ईरान ने अपना सारा यूरेनियम कहीं और भेज दिया था। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जब हर किसी को यही लग रहा है कि ईरान पर अमेरिका के हमले का कोई असर नहीं हुआ, तब भी अमेरिका इस हमले का सबूत दुनिया को दे क्यों नहीं रहा। सबसे बड़ा बयान ईरान की तरफ से आया है, और वहाँ के विदेश मंत्री ने 2 बड़ी बातें कही हैं। पहला, वो राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर को स्वीकार नहीं करते, और दूसरा ये कि ये दावा गलत है कि राष्ट्रपति ट्रंप अगले हफ्ते ईरान से उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो आप ईरान को देखिए जो एक के बाद एक राष्ट्रपति ट्रंप के सभी दावों को लगातार खारिज करता जा रहा है, और ये भी कहता जा रहा है कि इस युद्ध में जीत उसकी हुई है। آتش بس قبول نداریم چون آتش بس خودش محصول یه مذاکره‌ای هست یا توقف عملیات دو طرف با هم مذاکره میکنن صحبتی میکنن مثلا توافق میکنن که متوقف بشن گفتم ما هیچ آتش بس قبول نداریم توقف عملیات قبول نداریم ولی اگر رژیم صهیونیستی به حملات خودش ادامه نده ما هم قصدی برای ادامه نداریم इजराइल ने दावा किया है कि उसने जमीन के नीचे हिजबुल्लाह के एक अड्डे को बंकर बस्टर बॉम्ब से नष्ट कर दिया है, और इजराइल की सेना ने इसका वीडियो भी जारी किया है। लेकिन अमेरिका ने ईरान में जो बंकर बस्टर बॉम्ब दागे उसका वीडियो अमेरिका अभी तक जारी नहीं कर पाया, और इससे 2 सवाल खड़े होते हैं कि एक, क्या यह हमला प्रतीकात्मक था और इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है जिससे अब इसका सबूत पेश नहीं किया जा रहा। ये बात इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि ईरान ने इस हमले को ज़्यादा प्रभावी नहीं माना, और पेंटागन की 3 दिन पुरानी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में भी यही बात लिखी है। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि अमेरिका इस हमले के सबूतों को अभी गोपनीय रखना चाहता हो, और ऐसा उसने पहले भी कई बार किया है। आपको यहाँ ये बात समझनी होगी कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान में न्यूक्लियर फॉलआउट या न्यूक्लियर रेडिएशन के लीक होने की कोई घटना नहीं हुई, जबकि इस तरह के हमलों में अक्सर ऐसा होने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है। न्यूक्लियर फॉलआउट 2 स्थितियों में नहीं होता। पहला, या तो यूरेनियम की मात्रा बहुत कम हो, और दूसरा, जिस स्थान पर हमला हुआ है वहां यूरेनियम की मौजूदगी ही ना हो। अब हम आपको ये बताएंगे कि अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा हथियारों पर खर्च होने लगा तो फिर इस दुनिया का क्या होगा, और कैसे ये दुनिया हथियारों के ढेर पर बैठी होगी, और युद्ध के लिए हालात नहीं बल्कि ये ढेर सारे हथियार जिम्मेदार होंगे। क्योंकि अगर दुनिया का हर देश हथियार खरीदने लगेगा तो एक ना एक दिन ये हथियार कहीं तो इस्तेमाल होंगे, किसी के ऊपर तो चलेंगे। नेटो देशों के वार्षिक समिट में यह तय हुआ है कि इस संगठन के सभी देश अपनी जीडीपी का 5% पैसा अब अपनी रक्षा, सेना और हथियारों पर खर्च करेंगे। इनमें 3.5% पैसा रक्षा हथियारों पर खर्च होगा, और 1.5% पैसा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रस्ताव कोई और नहीं बल्कि वही अमेरिका लाया है जो शांति को दुनिया के लिए सबसे ज़रूरी मानता है, और राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। नेटो को द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म है नेटो,
और इसमें कुल मिलाकर 32 देश शामिल हैं। और ये सारे 32 देश कहते हैं कि अगर इनमें से एक देश पर भी हमला हुआ तो ये सारे देश, ये सभी नेटो देशों पर हुआ हमला माना जाएगा। इनमें से किसी एक देश पर अगर किसी ने हमला कर दिया तो ये 32 के 32 देश ये मानेंगे कि यह हमला उन पर है और ये सारे मिलकर फिर उस लड़ाई को लड़ेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है जिनमें ज्यादातर पश्चिमी देश शामिल हैं और ये वो देश हैं जो युद्ध को मानवता के खिलाफ मानते हैं। और जब कोई देश नई कोई बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है, कोई नया खतरनाक हथियार बनाता है, कोई न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करता है, तो ये सारे देश सबसे पहले उस पर चिंता जताते हैं। लेकिन अब ये अमेरिका के कहने पर अपनी जीडीपी का 5% हिस्सा अपनी सेना और हथियारों पर खर्च करने के लिए तैयार हो गए हैं। इस खर्च से जिस देश को सबसे ज्यादा फायदा होगा वो देश भी और कोई नहीं बल्कि अमेरिका ही है, जो इन तमाम देशों को उकसा रहा है कि अब आप अपनी सुरक्षा के लिए पैसा खर्च करिए। वर्ष 2020 से 2024 के बीच दुनिया के 43% हथियारों की बिक्री अकेले अमेरिका ने की थी। 43%, आप ये समझ लीजिए लगभग आधे हथियार अमेरिका ने बेचे। 9.6% हथियारों की बिक्री फ्रांस ने, 7.8% हथियारों की बिक्री रशिया ने, 5.9% चीन ने और पूरी दुनिया के 5.6% हथियार जर्मनी ने बेचे। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर रक्षा हथियारों पर नेटो देशों का खर्च बढ़ेगा तो इससे सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही होगा, क्योंकि हथियारों का वो सबसे बड़ा सौदागर है। ये सारे देश हथियार खरीदने के लिए और कहां जाएंगे? अमेरिका से ही खरीदेंगे। और बाद में जब यही हथियार किसी युद्ध में इस्तेमाल होंगे तो अमेरिका ही दुनिया में बीच बचाव कराएगा, सीज फायर करवाएगा और फिर शांति की बात कहेगा। आप राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान सुनिए जिसमें वो कहते हैं कि नेटो देशों ने हथियारों पर अपने खर्च को बढ़ाकर एक शानदार काम किया है। All of this is going to be done very quickly, almost immediately. You probably know this as well as I do. I'm sure they've been talking about it. It's really been a big focus. In a very historic milestone this week, the NATO allies committed to dramatically increase their defense spending to that 5% of GDP, something that no one really thought possible. एक बड़े थिंक टैंक सिप्री के मुताबिक दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा बजट अमेरिका का है और यह है 84,70,000 करोड़ रुपए का। दूसरे नंबर पर चीन का रक्षा बजट 26,60,000 करोड़ रुपए का है और चीन का रक्षा बजट अमेरिका का आधा भी नहीं है। सोचिए, अमेरिका का 84 लाख करोड़ और चीन का 26 लाख करोड़। रशिया का रक्षा बजट लगभग 12 लाख करोड़ का है, जर्मनी का 7.5 लाख करोड़ और भारत का रक्षा बजट 7,30,000 करोड़ रुपए का है। और ये आंकड़े वर्ष 2024 के हैं, पिछले साल के। और हमने आपको यही बताया कि जो सिप्री की रिपोर्ट में लिखा है वो आंकड़े हमने आपको दिए हैं। हालांकि भारत सरकार कहती है कि इस साल का भारत का रक्षा बजट 6,81,000 करोड़ रुपए का है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी दुनिया में रक्षा हथियारों पर जितना पैसा खर्च हो रहा है उसमें 37% पैसा अमेरिका खर्च कर रहा है, 12% चीन, 5.5% रशिया, 3.3% जर्मनी और 3.2% पैसा इस समय भारत खर्च कर रहा है और पाकिस्तान इस लिस्ट में दूर दूर तक नहीं है। तो आज आपको ये जानकारी दिखाने का हमारा मकसद ये है कि पूरी दुनिया में हाल ही में जो युद्ध हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, उन्हें देखते हुए दुनिया में अब हथियारों की एक नई रेस शुरू हो चुकी है और अब पूरी दुनिया हथियारों के एक ढेर पर बैठी हुई है। आज हमने AI से कहा कि इस समय दुनिया की जो स्थिति है उस पर आपके लिए एक वीडियो बनाएं और इन हथियारों के बीच कैसे शांति का सफेद झंडा लहराता है वो भी बताएं। तो देखिए, ये वीडियो AI ने बनाया है आज की दुनिया के लिए। देखिए।
ये ऐसे हथियार हैं जिनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। अब होना क्या चाहिए था? पूरी दुनिया जिसमें घने जंगल होने चाहिए थे, खूबसूरत पहाड़, चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे होने चाहिए थे, नदियां, झील होनी चाहिए थी, चिड़िया की चहचहाट होनी चाहिए थी, चारों तरफ बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हुए दिखाई देने चाहिए थे। रेस इस चीज की लगनी थी कि दुनिया में प्रकृति को और कैसे बढ़ाया जाए, इस दुनिया में हरियाली को और कैसे बढ़ाया जाए, इस दुनिया में शांति कैसे स्थापित की जाए। लेकिन इसके उलट हो रहा है और आज शांति भी इन हथियारों के जरिए स्थापित हो रही है। इसलिए इस दुनिया में अगर कोई सबसे महंगी चीज है तो वो है शांति। शांति स्थापित करने के लिए अब लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये हथियार इस्तेमाल होते हैं शांति स्थापित करने के लिए। और शांति कौन स्थापित करता है? जो सबसे शक्तिशाली होता है, शांति उसके हिस्से में आती है। दुनिया में जिस तेजी से हथियारों की ये दौड़ बढ़ रही है, खरीद बढ़ रही है, उससे ये सवाल भी उठता है कि क्या अब हथियार शांति की गारंटी बन गए हैं? स्वीडन का जो मशहूर थिंक टैंक है जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सिप्री कहते हैं, इसी सिप्री की अभी मैंने आपको जो रिपोर्ट दिखाई है, सिप्री की नई रिपोर्ट में यह लिखा है कि वर्ष 2024 में रक्षा हथियारों पर पूरी दुनिया के खर्च में 9.4% की वृद्धि हुई है। पिछले साल पूरी दुनिया में सेनाओं और हथियारों पर 2.7 ट्रिलियन US डॉलर्स यानी 231 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। ये पूरी दुनिया की GDP के 2.5% के बराबर है। और इस वक्त भी दुनिया के 150 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनकी GDP इससे कम है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब दुनिया में हथियारों और सेनाओं पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है और पिछले 10 वर्षों में इस खर्चे में लगातार वृद्धि हुई है। हैरानी की बात यह है कि जो पश्चिमी देश शांति पर सबसे ज्यादा उपदेश देते हैं, उन्हीं देशों ने अपने रक्षा बजट को सबसे ज्यादा बढ़ाया है। शांति पर सबसे ज्यादा लेक्चर देने वाले लोग सबसे ज्यादा हथियार भी खरीद रहे हैं। यूरोपीय देशों ने अपने रक्षा बजट में 17% की वृद्धि की है, जबकि इजराइल ने 65% की वृद्धि, रोमानिया ने 43%, नेदरलैंड्स ने 35%, स्वीडन ने 34%, पोलैंड ने 31%, जर्मनी ने 28%, डेनमार्क ने 20% और फिनलैंड ने भी अपने रक्षा बजट में 16% की वृद्धि की है। युद्ध के कारण रशिया ने 38%, चीन ने 7%, अमेरिका ने 5.5% के आसपास और भारत ने अपने रक्षा बजट में 1.6% की वृद्धि की है। हालांकि भारत सरकार के मुताबिक ये वृद्धि 1.6% नहीं बल्कि 5% के आसपास है। लेकिन मैं जो आपको दिखा रहा हूं, सिप्री की रिपोर्ट जो कह रही है वो ये कहती है, हालांकि हमारी सरकार ये कहती है कि हमारे रक्षा बजट में हमने 5% के आसपास वृद्धि की है। ये आंकड़े सिप्री के हैं, भारत सरकार के नहीं हैं। भारत सरकार के आंकड़े भी साथ में लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप नजर डालें तो पाकिस्तान का रक्षा बजट वर्ष 2023 के मुकाबले 5.1% कम हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब देश है, उसके पास पैसा बचा नहीं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान आर्थिक कंगाली में भी अपने कुल बजट का सबसे बड़ा हिस्सा अपनी सेना और नए हथियारों पर ही खर्च कर रहा है। आज आप एक बार इन मिसाइलों को देखिए, इन लड़ाकू विमानों को देखिए, इन ड्रोन्स को देखिए और इन बड़े बड़े रॉकेट्स को देखिए और सोचिए कि क्या ये हथियार और इनमें भरा गया गोला बारूद कभी शांति ला सकता है। और फ्रांस के एक मशहूर दार्शनिक जीन पॉल ने एक बार कहा था कि जब आप हथियार को चुनते हैं तो उसके साथ कहीं ना कहीं युद्ध को भी चुन रहे होते हैं। और आज शायद दुनिया में यही हो रहा है। जरा कल्पना कीजिए, अगर पूरी दुनिया से सारे हथियारों को हटा दिया जाए, अगर दुनिया के सारे देश इस बात पर सहमत हो जाएं कि वो अपने सारे हथियारों को नष्ट कर देंगे, एक भी हथियार इस दुनिया में नहीं बचेगा, तो आप यकीन मानिए इसके बाद युद्ध भी नहीं होगा, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए किसी के पास हथियार ही नहीं है। हमें हथियार बढ़ाने के बारे में नहीं, हथियारों को कम करने के बारे में सोचना चाहिए। अलग अलग संगठनों में आजकल यही बात होती है कि कैसे हथियारों को और ज़्यादा खरीदा जाए, सेना को और बढ़ाया जाए, विस्तार किया जाए, सेना पर और ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए, क्योंकि हर देश अपने लोगों को सुरक्षित रखना चाहता है, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहता है, अपने देश में शांति चाहता है। लेकिन शांति स्थापित होती है हथियारों के जरिए। हमें इसे बदलना होगा।
सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2025 ने कई देशों को बिल्कुल डरा दिया है। इसी साल रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, फिर इजराइल और गाजा के साथ युद्ध हुआ, फिर इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसके कारण पूरी दुनिया में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। अब हम भारत और रशिया के बीच हथियारों वाली दोस्ती और भरोसे को डिकोड आपके लिए करेंगे। रशिया से भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बाकी के 2 स्क्वाड्रन्स वर्ष 2027 तक मिल जाएंगे। 2 स्क्वाड्रन्स का मतलब यह है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का रेडार, उसके मिसाइल लॉन्चर्स, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट वर्ष 2027 तक भारत को सौंप दिए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने पाकिस्तान की मिसाइलों, कॉम्बैट ड्रोन्स और फाइटर जेट्स के हमलों को बखूबी नाकाम किया था और ये इस युद्ध के सबसे बड़े हीरोज में से एक था। इस रिपोर्ट में लिखा है कि वर्ष 2026 में भारत को S-400 की चौथी और वर्ष 2027 में इसकी 5वीं स्क्वाड्रन मिल जाएगी। यानी 2027 तक भारत के पास 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम होंगे, जिन्हें भारत सुदर्शन चक्र भी कहता है और ये नाम भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से लिया गया है। चीन में SCO समिट के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रशिया के रक्षा मंत्री के बीच एक बैठक में S-400 की डिलीवरी, सुखोई लड़ाकू विमानों के अपग्रेड और दूसरे हथियारों को लेकर बातचीत हुई है और यह भी तय हुआ कि अब दोनों देश मिलकर भारतीय वायुसेना के ताकतवर फाइटर जेट सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी विमान ने शानदार प्रदर्शन किया था और अब इस एयरक्राफ्ट में नए रेडार के साथ और आधुनिक मिसाइलें भी लगाई जाएंगी। इसके बाद ये लड़ाकू विमान सुखोई से सुपर सुखोई बन जाएगा और ये अगले 20 से 30 वर्षों तक भारतीय वायुसेना की एक बड़ी ताकत बना रहेगा। इसके अलावा 1 जुलाई को भारतीय नौसेना में एक नया बेहद आधुनिक युद्धपोत शामिल होने वाला है, जिसका नाम है INS तमाल। रशिया में बना करीब 4000 करोड़ रुपए का यह युद्धपोत दुश्मन के रेडार से छिपकर हमला कर सकता है और निगरानी भी कर सकता है। सोचिए, ये युद्धपोत दिल्ली से करीब 5000 किलोमीटर दूर रशिया के एक शिपयार्ड में बना है, लेकिन इसमें लगी ब्रह्मोस मिसाइल समेत करीब 26% जो कंपोनेंट्स हैं वो भारत में ही बने हुए हैं। ये विदेश में बना भारतीय नौसेना का आखिरी युद्धपोत है और इस समय भारतीय नौसेना के 50 से ज्यादा युद्धपोत और शिप्स मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हमारे अपने देश में बन रहे हैं। और एक थिंक टैंक सिप्री का ये कहना है कि रशिया के हथियारों पर भारत की निर्भरता अब धीरे धीरे कम हो रही है और अब भारत अपने मेड इन इंडिया हथियार लगातार तेजी से विकसित कर रहा है। वर्ष 2010 से 2014 के बीच भारत अपने 72% हथियार रशिया से खरीदता था, लेकिन 2020 से 2024 के बीच यह संख्या घटकर अब सिर्फ 36% रह गई है। अब भारत अपने कई हथियार खुद बना रहा है और दूसरे देशों को भी मेड इन इंडिया हथियार अब भारत बेच रहा है, निर्यात कर रहा है। आज आपको भारत और रशिया की दोस्ती का यह उदाहरण भी जरूर देखना चाहिए। रशिया ने भारत और चीन दोनों को अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बेचा है। तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, ये रशिया ने भारत को भी दिया और चीन को भी दिया। आपको याद होगा, अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि हम एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदें, लेकिन हमने खरीदा। अब बड़ा फर्क देखिए कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम चीन को मिला है उसमें वो खासियतें नहीं हैं, उसमें वो फीचर्स नहीं हैं जो भारत के S-400 में हैं। यानी रशिया को हथियारों के मामले में चीन से भी शायद कहीं ज़्यादा भरोसा भारत पर है। इससे पहले चीन ने रशिया के कई हथियारों को कॉपी कर लिया और फिर उन हथियारों को अपने नाम से दुनिया के दूसरे देशों को बेच दिया और यही वजह है कि रशिया को शायद चीन पर अभी भी इतना विश्वास नहीं है। लेकिन वही रशिया भारत के साथ मिलकर अब अपने बहुत महत्वपूर्ण और बड़े बड़े हथियारों का जॉइंट प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो गया है और अब भारत और रशिया मिलकर बहुत सारी मिसाइल्स, बहुत सारे बड़े हथियार एक साथ जॉइंट प्रोडक्शन के तहत बनाएंगे। हम आपको अमेरिका के कुछ बड़े नेताओं और सांसदों के सोशल मीडिया पोस्ट दिखाना चाहते हैं और इनमें अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सदस्य टेलर ग्रीन, नैन्सी मेस और एंडी ओगल्स का नाम भी शामिल है। इन नेताओं और सांसदों ने
सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को प्रतीकात्मक रूप से बुर्के में लिपटा हुआ दिखाया गया है। और अमेरिका के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि अब न्यूयॉर्क सिटी बदलने वाला है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि न्यूयॉर्क शहर के प्राइमरी चुनावों में पहली बार किसी मुस्लिम उम्मीदवार को जीत मिली है और इस उम्मीदवार का नाम है ज़ोहरान ममदानी। ज़ोहरान ममदानी खुद को एक भारतीय मुस्लिम कहते हैं, इंडियन मुस्लिम कहते हैं, गुजराती मुस्लिम कहते हैं, जबकि इनका सोशल मीडिया अकाउंट भारत विरोधी बयानों और वीडियोज से भरा पड़ा है। अब इनकी वजह से अमेरिका में इंडियन मुस्लिम शब्द ट्रेंड कर रहा है। भारत में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ममदानी जैसे लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। और अगर आप भी आज ये सोचिए कि न्यूयॉर्क में एक नेता जो वहां के इतिहास में मुस्लिम समुदाय का पहला मेयर आगे चलकर हो सकता है, वो खुद को भारतीय मुस्लिम भी कहता है और भारत के खिलाफ नफरत भी फैलाता है। जिस प्राइमरी चुनाव में ज़ोहरान ममदानी को जीत मिली है वो चुनाव न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए हो रहे हैं, जिनमें अभी सिर्फ पार्टी के उम्मीदवारों का फैसला हुआ है। इसलिए यह स्पष्टीकरण करना जरूरी है कि ममदानी अभी मेयर का चुनाव जीते नहीं हैं, वो अभी मेयर बने नहीं हैं, वो सिर्फ एक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित हुए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों की तरह ही मेयर के चुनाव में भी सबसे पहले उम्मीदवारों का चुनाव होता है और ये उम्मीदवार प्रमुख रूप से दो पार्टियों के ही होते हैं। इनमें एक है रिपब्लिकन पार्टी और राष्ट्रपति ट्रंप इसी रिपब्लिकन पार्टी से हैं, और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। और आपको याद होगा ये वो पार्टी है जहां पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और बराक ओबामा इसी पार्टी से आते हैं। ज़ोहरान ममदानी ने डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइमरी चुनाव जीता है और अब वो न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी के घोषित उम्मीदवार बन गए हैं। अभी मेयर का चुनाव तो होना बाकी है, लेकिन उम्मीदवार बनना ही उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है और इसी को एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। और ये बात अमेरिका के लोगों और वहां के नेताओं को हैरान कर रही है। रिपब्लिकन पार्टी की एक नेता नैन्सी मेस ने कहा है कि 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने कहा था कि वो इस हमले को कभी भूलेगा नहीं, लेकिन ज़ोहरान ममदानी की जीत को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि अमेरिका 9/11 हमले को भूल गया है, ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है। न्यूयॉर्क शहर को अमेरिका की पहचान माना जाता है। जब लोग अमेरिका के बारे में सोचते हैं कि तो उनके दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो न्यूयॉर्क आता है। न्यूयॉर्क को वहाँ का एक तरीके से आप कह लीजिए कि आर्थिक कैपिटल माना जाता है। अब तक न्यूयॉर्क शहर के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जब एक मुस्लिम उम्मीदवार इस शहर के मेयर चुनावों में किसी पार्टी का उम्मीदवार भी बन पाया हो, लेकिन इस बार ये परंपरा बदल गई और ये घटनाक्रम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ऐसा शहर जहां पर वॉल स्ट्रीट है, एक ऐसा शहर जिसे पूरी दुनिया की फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है, यहां पर इस प्रकार का ऐसी घटना हो जाना पूरी दुनिया के लिए भी मायने रखता है और भारत और अमेरिका की राजनीति के लिए तो है ही। डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए दो नेताओं के बीच इस बार कड़ी टक्कर थी, जिनमें से एक को डेमोक्रेटिक पार्टी का अंतिम उम्मीदवार चुना जाना था। इसमें से एक थे ज़ोहरान ममदानी जो सिर्फ 33 साल के हैं और दूसरे हैं एंड्रू क्यूमो जो 67 साल के हैं, 67 ईयर्स। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से किसी एक उम्मीदवार को चुनने के लिए पूरे न्यूयॉर्क शहर के सभी लोगों ने यानी आम लोगों ने वोट नहीं डाला था। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मीडिया में चल तो रही हैं, आप पढ़ते होंगे अखबार में या चैनल्स में, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा जैसे ये चुनाव न्यूयॉर्क शहर में हुआ है और न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले लोगों ने इसमें वोट डाला है। ऐसा है नहीं, ये प्राइमरी चुनाव है और प्राइमरी चुनावों में सिर्फ उसी पार्टी के लोग वोट डालते हैं जिस पार्टी के उम्मीदवार को चुना जाना होता है। और इस मामले में भी न्यूयॉर्क शहर में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो वोटर्स हैं, जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने ज़ोहरान ममदानी और एंड्रू क्यूमो को अपना वोट दिया क्योंकि वो इनमें से एक को चुनना चाहते थे और किसी भी नेता को इन दोनों में से 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले और ये चुनाव एक प्रकार से टाई हो गया। लेकिन इसके बाद ऊपर के शीर्ष दो उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी के उम्मीदवारों के वोट
इन दोनों को ट्रांसफर कर दिए गए और इस तरह जोरान ममदानी ने मेयर पद का प्राइमरी चुनाव जो है वो जीत लिया। अब नवंबर के महीने में इसी साल उनका मुकाबला राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार से होगा और राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी से जोरान ममदानी पर राजनीतिक हमले शुरू कर दिए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि डेमोक्रेट्स ने सारी हदें पार कर दी हैं और उन्होंने जोरान ममदानी के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है, कम्युनिस्ट ल्यूनेटिक। हिंदी में अगर आप इसका शब्दकोश में जाएंगे तो एक तरीके से मतलब निकलता है एक कम्युनिस्ट पागल। उन्होंने ये भी कहा कि ये अमेरिका के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा क्षण है। हालांकि जोरान ममदानी और उनके समर्थक इस जीत का जश्न मना रहे हैं और न्यूयॉर्क शहर में जो लगभग 200 मस्जिदें हैं उनमें भी ममदानी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। And I tell you, brothers and sisters of this masjid, that we have an opportunity, that we as Muslims deserve what every other community deserves, equality and respect. तो क्या न्यूयॉर्क शहर में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? अमेरिका में FBI के डायरेक्टर काश पटेल, खुफिया विभाग की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड, उपराष्ट्रपति JD वेंस की पत्नी उषा वेंस और राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व सहयोगी विवेक रामास्वामी भी हिंदू हैं और वो कभी भी खुद को इंडियन हिंदू बताकर अपना प्रचार नहीं करते। लेकिन जोरान ममदानी ने अपनी पूरी पहचान भारतीय मुसलमानों से जोड़ दी, अपने आप को भारतीय मुसलमान कहा और खास तौर पर गुजराती मुसलमान कहा और चुनावों में इसका उन्हें जबरदस्त फायदा मिला। जबकि सच्चाई यह है कि ममदानी की पूरी राजनीति भारत के विरोध पर टिकी हुई है और आज हम जो कुछ आपको बताएंगे उनके परिचय के बारे में। अब आप ये देखिए कि जोरान ममदानी कौन है। जोरान ममदानी का जन्म युगांडा में वर्ष 1991 में हुआ था और उनकी मां का नाम है मीरा नायर और पिता का नाम है महमूद ममदानी। मीरा नायर भारत की एक बहुत मशहूर फिल्म निर्देशक हैं। आपको याद होगा उन्होंने वर्ष 1988 में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था सलाम बॉम्बे और फिर वर्ष 2001 में उनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था मॉनसून वेडिंग। इनमें सलाम बॉम्बे फिल्म में भारत की गरीबी को हाईलाइट किया गया था और जब यह फिल्म ऑस्कर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुई तब दुनिया में भारत की गरीबी की बड़ी चर्चा हो रही थी और कहा जा रहा था कि इस फिल्म में एक तरीके से भारत की गरीबी को बेचा गया है और इस फिल्म ने भारत की गरीबी को दुनिया के दिमाग में हमेशा के लिए बैठा दिया था। मीरा नायर एक हिंदू हैं जबकि उनके पति महमूद ममदानी एक मुस्लिम हैं और जाने माने प्रोफेसर हैं और क्योंकि महमूद ममदानी का परिवार गुजरात से था इसलिए जोरान ममदानी खुद को इंडियन मुस्लिम भी कहते हैं और गुजराती मुस्लिम भी कहते हैं। हालांकि यहाँ सच्चाई ये है कि उनका जन्म भारत में नहीं हुआ है बल्कि वो 7 वर्ष की उम्र में अफ्रीका से अपने माता पिता के साथ न्यूयॉर्क आ गए थे और 7 साल पहले तक उनके पास अमेरिका की सिटीजनशिप यानी नागरिकता भी नहीं थी। ये नागरिकता भी उन्हें वर्ष 2018 में मिली है और यही कारण है कि अब रिपब्लिकन पार्टी के नेता उन्हें डिपोर्ट करने यानी बाकी प्रवासियों की तरह अमेरिका से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। ये खबर उन लोगों के लिए है जो अक्सर हवाई यात्रा करते हैं, जो हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं और आप देखिए आप कितने निश्चिंत होकर, कितना भरोसा करके हवाई जहाज़ में बैठ जाते हैं, इस भरोसे के साथ कि आप अपने गंतव्य पर, अपनी मंजिल पर सुरक्षित पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जब से अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है, अब लोगों के मन में एक डर पैदा हो रहा है कि जो कुछ भी होता है, किस प्रकार से जो मेंटेनेंस हो रही है हवाई जहाज़ की, हवाई अड्डों पर जो मेंटेनेंस का काम होता है, जो सिस्टम बना हुआ है, कहीं उसमें कोई खामियां तो नहीं है। इसलिए अब हम हमारे देश के बड़े हवाई अड्डों की जांच में मिली खामियों को डिकोड करेंगे। अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने दिल्ली और मुंबई सहित देश के कई बड़े हवाई अड्डों की जांच शुरू की और ये जांच जब पूरी हुई तो एक रिपोर्ट जारी की गई। इस जांच में क्या पता चला? पहली बात, एयरलाइंस के विमानों में बार बार एक जैसी गड़बड़ियां हो रही हैं, एक जैसी खराबियां हो रही हैं, जिसकी वजह कमज़ोर सर्विसिंग है, कमज़ोर सुपरविजन है। विमानों में तकनीकी खामियां सामने आने के बाद भी उन्हें ठीक नहीं किया जा रहा था, ये जांच में पता चला है। दूसरा, DGCA के मुताबिक एक एयरलाइन की घरेलू उड़ान इसलिए रद्द की गई क्योंकि उस विमान के टायर
घिस चुके थे। आप अंदाजा लगाइए, किसी विमान के टायर घिस चुके हैं। घिसे हुए टायरों के साथ वो विमान ऑपरेट कर रहा है और जब टायर ज़्यादा घिसे तो फिर फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। तीसरी बात, एक हवाई अड्डे पर बने रनवे की सेंटर लाइन मार्किंग बहुत फीकी पड़ चुकी थी। ये रनवे के बीच में मौजूद वो सफ़ेद लाइन होती है जिसकी मदद से पायलट अपने विमान की सुरक्षित लैंडिंग और टेक ऑफ कर पाते हैं और उन्हें पता होता है कि इस लाइन के साथ साथ एयरक्राफ्ट को कैसे रनवे के बीच में रखना है। चौथी बात, एक ट्रेनिंग सिमुलेटर की जांच में यह पता चला कि वो विमान जैसा था ही नहीं और उसका सॉफ्टवेयर बहुत पुराना हो चुका था, अपडेट ही नहीं किया था। किसी ट्रेनिंग सिमुलेटर को असली विमान जैसा होना चाहिए ताकि पायलट्स उस पर अभ्यास कर सकें, पायलट्स की ट्रेनिंग उस पर हो सके। और 19 जून से शुरू किए गए इस जांच में डीजीसीए ने एयरपोर्ट्स पर अपनी निगरानी बढ़ाई। जिन एयरलाइंस और ऑपरेटर्स में डीजीसीए को खामियां मिली उन्हें 7 दिनों के अंदर सुधार करने के लिए कहा गया। हालांकि इस रिपोर्ट में उन हवाई अड्डों या एयरलाइंस के नाम अभी नहीं बताए गए हैं। एयर इंडिया के विमान हादसे के बाद हमारे देश में हवाई सफ़र को लेकर एक नया डर पैदा हो गया है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि दुर्घटनाओं के मामले में हवाई सफ़र आज भी सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। हवाई यात्रा आज भी सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अब ज़रा आंकड़े देखिए। वर्ष 2010 से 2025 के बीच इन 15 वर्षों में भारत में 3 विमान दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें 450 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2011 से 2022 के बीच 17,80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग मारे जा रहे हैं तो अब आप खुद सोचिए कि सड़क यात्रा ज्यादा खतरनाक है या हवाई यात्रा। सोचिए, हवाई यात्रा को लेकर तो हम इतनी सारी चिंताएं जताते हैं, हमें डर लगता है और ये चिंताएं जतानी भी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी चिंताएं नहीं होनी चाहिए, चिंता बिल्कुल होनी चाहिए। हवाई यात्रा पर अगर आप जा रहे हैं तो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए, एयरलाइंस को भी रखना चाहिए, हवाई अड्डे पर जो संस्थाएं हैं उन्हें भी रखना चाहिए। लेकिन जिन सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, क्या हमारे देश में कभी उसके बारे में बात होती है? ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाओं की वजह ओवर स्पीडिंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग है। लेकिन सोचिए, हमने कभी ये सोचा है कि हम अपनी सड़कों पर, अपने देश की सड़कों पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग को कैसे रोकेंगे, ओवर स्पीडिंग को कैसे रोकेंगे? देश में 2 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियां हैं, वाहन हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5% में ही ऐसा डिवाइस लगा है जो ओवर स्पीडिंग को रोकता है, सिर्फ 5%। इसके अलावा वर्ष 2019 से 2023 के बीच भारत में 18 करोड़ से ज्यादा चालान किए गए, जिससे पता चला कि जिन वाहनों की दुर्घटना से हर साल 1.5 लाख लोग मारे जा रहे हैं, उनकी मरम्मत, उनकी फिटनेस और उन्हें कोई अनाड़ी ड्राइवर तो नहीं चला रहा, इस पर कोई चिंता नहीं जताते। हमारे देश में सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही हैं, पहली बात तो उन गाड़ियों की अपनी फिटनेस कैसी है? क्या उन गाड़ियों की ब्रेक्स ठीक हैं? क्या उन गाड़ियों की हेडलाइट ठीक है? उनके इंडिकेटर्स ठीक हैं? उनमें बाकी के जो मापदंड हैं क्या वो सही हैं? इसके अलावा इन गाड़ियों को चलाने वाले जो ड्राइवर हैं, क्या वो गाड़ी चलाने के काबिल हैं? क्या वो इतने अनुशासित हैं? क्या उन्हें गाड़ी चलानी ठीक से आती है? क्या उन्हें ठीक से बताया गया है कि नियमों का पालन कैसे करना है? सड़कों पर सबसे ज्यादा नियम कानूनों को तो आजकल ई रिक्शा वाले तोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा, बड़े बड़े शहरों में ई रिक्शा चल रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर 1,60,000 से ज्यादा ई रिक्शा होने का अनुमान है, जिनमें से करीब 60% ई रिक्शा गैर कानूनी है और इनके लिए बने गैर कानूनी चार्जिंग स्टेशंस की वजह से हर साल ये लोग 120 करोड़ रुपए की बिजली भी चोरी करते हैं। तो चोरी की बिजली से अगर ज्यादातर ई रिक्शा चल रहे हैं, ये वो ई रिक्शा हैं जो रात में कभी अपने हेडलाइट का इस्तेमाल नहीं करते। ज्यादातर ई रिक्शाज में तो हेडलाइट मिलेगी ही नहीं, इंडिकेटर तो बहुत दूर की बात है। अगर रात में आप इन ई रिक्शाओं को देखेंगे तो ना तो इनमें हेडलाइट जलती है, ना इंडिकेटर होते हैं। और हेडलाइट ना जलाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ई रिक्शा को चलाने वाले जो लोग हैं, ये अपनी बिजली को बचाना, बैटरी को बचाना चाहते हैं। बैटरी कहीं खत्म ना हो जाए उसके लिए हेडलाइट जलाते ही नहीं। और
ये जानते हैं कि बाद में अगर बैटरी डिस्चार्ज होगी तो इन्हें दोबारा बिजली से उसे चार्ज करना पड़ेगा, और उसमें भी ज़्यादातर लोग गैर कानूनी बिजली से चार्ज कर रहे हैं, चोरी से चार्ज कर रहे हैं। इसलिए आज हमारा एक छोटा सा संदेश ये है कि हमारे देश की सड़कों पर जो 1.5 लाख लोग हर साल मारे जा रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे देश में अब एयरपोर्ट्स की निगरानी हो रही है, एयरलाइंस की निगरानी हो रही है, देखा जा रहा है कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है, सुरक्षा के सारे मापदंड ठीक हैं कि नहीं है, क्या उसी प्रकार से हमें अपनी सड़कों के बारे में नहीं सोचना होगा? सड़कों पर जो वाहन चल रहे हैं, जो ऑटो चल रहे हैं, कमर्शियल वाहन चल रहे हैं, लोगों के प्राइवेट वाहन चल रहे हैं, क्या उनके बारे में नहीं सोचना होगा? उन वाहनों को कौन चला रहा है, वो इस लायक भी हैं या नहीं? हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो पायलट आते हैं वो बहुत कड़ी ट्रेनिंग के बाद आते हैं, लेकिन हमारे देश में जिन लोगों के हाथ में गाड़ी थमा दी जाती है, उन्हें कितनी ट्रेनिंग दी गई है, उन्हें नियम कानून की कितनी जानकारी है, ये हमें देखना होगा, क्योंकि हर साल 1.5 लाख लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में जा रही है। अब आपके घर की बात करते हैं। किसी भी इंसान के जीवन में किसी का भी सबसे बड़ा जो सपना होता है वो होता है अपना घर खरीदने का। अगर मैं आपसे भी पूछूं आपके जीवन में सबसे बड़ा सपना या सबसे बड़े सपनों में से एक ये जरूर होगा कि एक दिन आपका अपना घर हो, एक दिन आप अपना घर खरीद पाएं, अपने घर में अपनी छत के नीचे रहें, जो घर आपने खुद खरीदा हो। और भारत में आम आदमी के लिए अपने जीवन में कम से कम एक घर खरीदना एक सपना भी होता है और सबसे बड़ी चुनौती भी होती है। यूएनडीपी की नई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक व्यक्ति की औसत आयु लगभग 72 वर्ष के आसपास है। आपका जीवन काल जो है औसतन 72 साल है। और मुंबई जैसे शहर में आम आदमी ही नहीं बल्कि ऐसे लोग, ऐसे परिवार जिनकी सालाना आमदनी करीब 11 लाख रुपए है, ऐसे परिवारों को भी मुंबई में एक छोटा सा घर खरीदने में 100 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है। मुंबई में रहने वाले टॉप 5% शहरी आमदनी वाले, जिनकी सालाना आमदनी 10,70,000 रुपए के आसपास है, ऐसे परिवार अपनी कमाई का 30.2% हिस्सा अगर बचत करेंगे तो साल भर की बचत होगी लगभग 3,20,000 रुपए। और नेशनल हाउसिंग बोर्ड के अनुसार इस बचत से मुंबई में 650 से 1150 स्क्वायर फीट का एक घर खरीदने के लिए इस तरह के औसत परिवार को लगभग 109 साल तक बचत करनी पड़ेगी। अपनी कुल आमदनी में 30.2% की बचत करके आप हरियाणा के गुरुग्राम में घर खरीदने के लिए 64 साल की बचत आपको खर्च करनी पड़ेगी। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 53 साल, बिहार के पटना में 45 साल लग जाएंगे किसी परिवार को अपना घर खरीदने में। बेंगलुरु में 36 साल और दिल्ली में घर खरीदने के लिए 35 साल तक आपको बचत करनी होगी। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में घर खरीदना इस समय सबसे सस्ता है, जहां इसी बचत पर 4 लोगों के परिवार को घर खरीदने में 15 साल का समय लगेगा। वर्ष 2022 और 23 में भारत का ग्रॉस सेविंग रेट 30.2% था। इसका मतलब है कुल आय का वो हिस्सा जो बचत के रूप में जमा किया जाता है। और नेशनल हाउसिंग बोर्ड ने इसी दर को आधार बनाकर 100 में से 5% सबसे अमीर परिवारों की बचत को कैलकुलेट किया है। तो मुद्दा आज ये है कि आज भी भारत में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपना मनपसंद घर खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी लगातार ऐसे मकान या ऐसे अपार्टमेंट और फ्लैट्स लगातार बन रहे हैं जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है। ऐसे भी बहुत सारे फ्लैट्स आज भारत में हैं, अलग अलग शहरों में, जो बनकर तैयार खड़े हैं, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं है, वो बिल्कुल खाली पड़े हैं। मुंबई और उसके आसपास वर्ष 2024 और 25 में बिल्डर्स ने 1 लाख से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और उन प्रोजेक्ट्स में अब तक लगभग 5 लाख से ज्यादा घर बिक नहीं पाए हैं, खाली हैं। पुणे में करीब 2,40,000 मकान ऐसे हैं जो नहीं बिके। हैदराबाद में 1,10,000, दिल्ली में भी लगभग 68,500 फ्लैट्स या मकानों को कोई खरीदार नहीं मिला। यहां गौर करने वाली बात यह है कि हैदराबाद में मकान नहीं बिकने की दर में 177% की वृद्धि हुई है। इसके बावजूद मकान की कीमत इन 5 वर्षों में 43% तक बढ़ गई है, जिसका मतलब यह हुआ कि अपना घर खरीदने की चाह रखने वालों के बजट से उनका घर अब धीरे धीरे बहुत दूर होता जा रहा है। सिर्फ घरों की कीमत ही नहीं
महंगे लोन भी घर ना खरीद पाने का एक बड़ा कारण है। मुंबई में 1184 वर्ग फीट के अपार्टमेंट की कीमत औसतन 3 करोड़ 50 लाख है। तो इस साइज के घर के लिए 15 साल के लोन की ईएमआई लगभग होगी 3,60,000 रुपए, जबकि अमेरिका में इतने ही बड़े घर और 15 साल के लोन की ईएमआई रुपयों में 2,80,000 के आसपास होगी। तो ये एक बड़ा विषय है। आप भी देखते होंगे, आप अगर बड़े बड़े शहरों में रहते हैं तो बड़ी संख्या में बहुत सारे मकान, फ्लैट्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स खड़े हुए हैं, तैयार हैं मकान, लेकिन अभी भी लोग इन्हें खरीद नहीं पा रहे हैं, इन्हें ले नहीं पा रहे हैं। और उसका बड़ा कारण ये है कि जिस प्रकार से मकान की कीमत बढ़ रही है, फ्लैट्स की कीमत बढ़ रही है, अगर आप वैसे देखें तो मुंबई जैसे शहर में तो आपको 100 से ज़्यादा वर्ष लग जाएंगे ऐसा एक मकान खरीदने में। हमारे देश भारत में 146 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में आपको शायद एक कंधा भी नहीं मिलेगा जिस पर आप अपना सिर रख कर रो सकें। पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन इसमें 8 लोग भी शायद ऐसे नहीं होंगे जिन्हें आप वाकई में अपना कह सकें। सोशल मीडिया पर भले ही हमारे हज़ारों दोस्त होंगे, फॉलोअर्स होंगे, लेकिन असल ज़िंदगी में एक भी हमारे साथ नहीं। आज भीड़ में हर कोई अकेला महसूस कर रहा है और यही आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी है। अकेलेपन के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका असर धूम्रपान और मोटापे की तरह आपके शरीर पर नज़र नहीं आता। कोई और बीमारी अगर हो तो आपके शरीर पर असर दिखता है। लोग पूछते हैं कि ऐसा लगता है कि आप बीमार हैं। क्या आप जानते हैं कि अकेलापन एक दिन में 15 सिगरेट पीने से भी ज़्यादा खतरनाक है? अकेलापन समय से पहले मौत के खतरे को 25% तक बढ़ा देता है। अकेलेपन से ब्रेन स्ट्रोक और हृदय रोग का खतरा 30% तक बढ़ता है। ये डिमेंशिया के खतरे को 50% तक बढ़ा देता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप समय रहते अकेलेपन की इस बीमारी को पहचान लें और ये जान लें कि कहीं आप भी अकेलेपन के इस अंधेरे में खोते तो नहीं जा रहे हैं। वर्ष 2023 में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन को एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट घोषित किया। अकेलेपन को परिभाषित करते हुए WHO ने कहा कि यह व्यक्ति की अपनी भावनात्मक पीड़ा है जो सामाजिक अलगाव और सार्थक रिश्तों की कमी से पैदा होती है। आज अकेलापन दुनिया भर में एक गंभीर बीमारी का रूप ले चुका है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में लोग इस कदर अकेले हो चुके हैं कि अगर उनकी मृत्यु भी हो जाए तो कई कई दिनों तक बाहरी दुनिया को उनकी मौत के बारे में पता नहीं चलता। इस कहानी को सुनिए। पिछले साल जापान में करीब 76,000 लोगों की मौत उनके घर में अकेले हुई। इनमें करीब 4,000 मौत ऐसी थीं जिसमें करीब 1 महीने के बाद बाहर के लोगों को उनकी डेड बॉडीज मिली। जापान में अकेलेपन को दूर करने के लिए ज्यादा उम्र के लोग कई बार जानबूझकर अपराध करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जिससे कि उन्हें सजा मिले और सजा के बाद वो जेल में दूसरे लोगों से मिलकर कुछ बातचीत कर सकें, उनका मन लग जाए। भारत में भी अकेलापन तेजी से फैल रहा है और इसकी मुख्य वजह है भारतीय समाज में आया एक नया बदलाव। पहले हमारे परिवार में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के साथ हम अपना सुख दुख शेयर कर लिया करते थे। जॉइंट फैमिली होती थी, लंबा चौड़ा हंसता खेलता परिवार होता था। लेकिन अब यह पुराने ज़माने की बात है। अब जॉइंट फैमिली की जगह न्यूक्लियर फैमिली ने ले ली है। महानगरों में अब डिंक्स यानी डुअल इनकम नो किड्स का चलन बढ़ रहा है, जहां सिर्फ परिवार में पति पत्नी ही रहते हैं और वो बच्चे तक पैदा नहीं करना चाहते। बच्चे भी इसलिए नहीं पैदा करना चाहते कि वो ये जानते हैं कि अगर बच्चे पैदा किए तो उनकी देखभाल करने वाला परिवार में कोई नहीं। पहले हम अनजान लोगों से भी बात कर लिया करते थे। कोई रास्ता पूछता था तो बड़ा मन से उसे रास्ता बताते थे। कई बार तो घर तक छोड़कर आ जाते थे। बाजार जाते थे तो परचून की दुकान पर, सब्जी की दुकान पर दुकानदार से बातचीत कर लिया करते थे। लोगों से उनका हालचाल पूछ लिया करते थे। चाय की दुकान पर कई बार अनजान लोगों से बात कर लिया करते थे। अपने दोस्तों से कहते थे कि चलिए चाय की दुकान पर मिलते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से अब बाजार आना जाना भी बंद हो गया। अनजान लोगों से बातचीत बंद हो गई। उस दुकानदार से कभी कभी जो हालचाल पूछ लिया करते थे वो भी बंद हो गया। किसके घर में क्या चल रहा है, कुछ सुख दुख अगर बांटने का समय आता था वो सब भी बंद हो गया, क्योंकि किसी के पास समय नहीं। और बाकी की जो कसर है वो वर्क फ्रॉम होम ने पूरी कर दी। 2021 के ग्लोबल सर्वे के मुताबिक भारत दुनिया में
अकेलेपन से प्रभावित होने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। और इस रिपोर्ट में लिखा है कि भारत के शहरों में 43% लोग अकेलापन महसूस करते हैं। और एक और चिंता में डालने वाली बात यह है कि 13 से 15 साल की उम्र के 25% बच्चे अकेलापन अनुभव कर रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से भी अकेलापन तेजी से बढ़ा है। सोशल मीडिया की लत युवाओं में अलगाव और डिप्रेशन को बढ़ा रही है। आजकल भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसी की आंखों में आंख डालने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है, किसी का चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी को मुस्कुराहट देने की ज़रूरत नहीं है, किसी की आंखों में आंसू देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इमोजीज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आजकल सारे रिश्ते, सारी भावनाएं सिर्फ इमोजी के ज़रिए हम बता देते हैं। खुश हैं तो खुशी की इमोजी भेज देते हैं, और अगर दुखी हैं तो रोने वाली इमोजी भेज देते हैं। कभी कभी तो कितना समय हो जाता है जब हम अपने दोस्तों का चेहरा नहीं देख पाते। अकेलेपन की बीमारी को लेकर अलग अलग देशों में अब नई नई पहल की जा रही है। जैसे दक्षिण कोरिया में बुजुर्गों के लिए हैप्पी कैब्स चलाई जा रही हैं। ये एक कैब सर्विस है जिसमें बुजुर्ग नए नए लोगों के साथ बैठकर इस कैब में उनके साथ घूमने जा सकते हैं, थोड़ी मौज मस्ती कर सकते हैं। इस दौरान वो नए लोगों से मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनका अकेलापन दूर हो सकता है। इस प्रकार की नई कैब्स चलाई जा रही हैं। ब्रिटेन ने तो वर्ष 2018 में ही पहली बार लोनलीनेस मिनिस्टर की नियुक्ति की थी, एक अलग मंत्रालय, एक अलग मंत्री जो सिर्फ ये देखेगा कि हमारे देश में लोग अकेलापन तो नहीं महसूस कर रहे। अकेलेपन की बातचीत करके हम आपको डराना नहीं चाहते, बल्कि आपको जगाना चाहते हैं। हम बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि सफलता ही खुशी का सबसे बड़ा पैमाना है और जीवन में हर कीमत पर सफल होना सबसे ज़रूरी है। जो सफल है वो खुश है। लेकिन हमें इस दौरान रिश्तों की अहमियत नहीं सिखाई जाती। सिर्फ ये कहा जाता है कि सफलता की अंधी दौड़ में दौड़ते जाइए, और ज़्यादातर लोग सफलता के रास्ते में रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं। अगर आप भी ज़िंदगी की सफल होने की इस रेस में दौड़ते दौड़ते अपने दोस्त और अपने परिवार को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए, सफलता की चोटी पर पहुंचकर आपको सिर्फ अकेलापन ही मिलेगा। और जब वहाँ से ढलान शुरू होगी, तब आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों की आवश्यकता पड़ेगी जिन्हें आप पीछे छोड़ आए हैं। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है आपके परिवार में जो अकेलापन महसूस कर रहा है, अगर आपके आसपास आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जो कटा कटा सा रहता है, अकेला रहता है, जिसका मन नहीं लग रहा है, तो उससे तुरंत आज ही बात कीजिए। और ये कोई मन का खेल नहीं है, अब ये एक बीमारी का रूप ले चुका है। जिस प्रकार आपके शरीर में कोई बीमारी आती है और आप उसका इलाज कराने के लिए अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो बीमारी आपके शरीर को बहुत कष्ट देगी। ये अकेलापन की बीमारी भी बिल्कुल वैसी ही है। इसलिए सबसे पहले अपने घर में इसके बारे में बात कीजिए, दोस्तों के साथ बात कीजिए, और तब भी अगर ये काबू में नहीं आती है बीमारी, तो फिर डॉक्टर के पास जाइए। उम्मीद करते हैं कि आपको रविवार का ये स्पेशल एडिशन पसंद आया होगा। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल, यानी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।